हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम आपका जो है 10th क्लास है उसका एसएसटी का पहला लेक्चर है, उसका लास्ट आज का पार्ट है। आज ये लेसन ख़त्म हो जाएगा और इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक रहेगा राष्ट्र की दृश्य कल्पना, मतलब एक राष्ट्र को, एक देश को एक चित्र के रूप में प्रस्तुत करना। और वो चित्र किसका होगा? महिलाओं का। जब आप यूरोप के देश की बात कर रहे हैं या यूरोप के जो भी देश हैं जिसमें समय समय पर राष्ट्रवाद की विचारधारा पनपने लग रही है और वहाँ पर हर वर्ग विशेष के लोगों को संगठित करने के लिए कोई रूढ़िवादी विचारधारा से काम करने की बात कहता है, कोई उदारवादी विचारधारा की बात करता है, कोई रूमानीवादी भावना की बात करता है। तो हर व्यक्ति ने अपने अपने दृष्टिकोण से देश के लिए जो जो चीज़ें अच्छी हो सकती है, जो जो चीज़ों में सुधार होना चाहिए, जो जो प्रक्रिया है, उन सब के लिए काम किया। अब बात आती है कि देश को, लोगों की भावनाओं के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए, निरक्षर लोगों के लिए, सभी के लिए कुछ ऐसा तैयार किया जाए जो एक अभिव्यक्ति हो जिससे भावनात्मक रूप से लोग जुड़ सकें। और ये जो जिस तरह की कल्पना है इसमें वहाँ के जो कलाकार हैं उन्होंने अपने कलाकारी से अपने बौद्धिक स्तर के विकास के साथ साथ उपयोग करते हुए उन्होंने इस तरह की मूर्तियाँ गढ़ी या इस तरह की तस्वीरें बनाई जो देश को परिभाषित करती थी एक मानव के रूप में। और उन्होंने देश का एक मानवीकरण करते हुए एक तस्वीर के रूप में दिखाने का उन्होंने प्रयास किया। वो चीज़ें आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में व्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जाए? 18वीं और 19वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न का हल निकाला कि कलाकारों ने अब तस्वीरें बनाई किसकी? देश की और किसी मानव के रूप में। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को यूँ चित्रित किया कि जैसे वह कोई व्यक्ति हो, मतलब कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति तो है लेकिन अब देश को ही व्यक्ति बनाकर प्रस्तुत किया जाने लग गया। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी के रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूप बन गई थी। मतलब अब एक अलग तरह से जो बात की गई। और अमूर्त विचार का मतलब है जिसकी तस्वीर ना हो, जो दिखाई ना दे। और अब ये हो गया कि देश को परिभाषित करने के लिए एक तरह का नया विचार, नई बात रखने के लिए या नए रूपों के रूप में देश को दर्शाया जाने लगा। यदि आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपों का प्रयोग किया था। और ये इस तरह का जो बात है कि महिला के रूप में देश को दर्शाने की जो बात चलने लग रही है, ये अभिव्यक्ति सबसे पहले अगर कहीं दिखाई देती है तो फ्रांस की क्रांति के दौरान है। और फ्रांस की क्रांति के अंदर ही सबसे पहली बार जब अधिकारों की बात की गई तो उस दौरान महिलाओं का चित्रों का प्रयोग किया गया था। ये पहली अभिव्यक्ति है जो दिखाई देती है उस दौरान। इन आदर्शों को विषय वस्तु या प्रतीकों से व्यक्त किया गया। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर थी। इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई और वह तराजू लिए हुए है। इंसाफ की आमतौर का मतलब बच्चों अभिप्राय ये है कि जब हम कोर्ट में जाते हैं या फिर हम फिल्में देखते हैं जिसमें कोर्ट का कोई चित्र हो, न्यायालय का कोई चित्र हो, जहाँ पर अदालतें लगती हैं और अदालतों के अंदर जो चित्र प्रयोग किया जाता है तो एक महिला होती है, आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू है और इंसाफ का एक प्रतीक उस चीज़ को बनाया गया है। तो इस तरह की ही अभिव्यक्ति जब फ्रांस की क्रांति की हम बात करते हैं उस दौरान भी या यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद की जो बात प्रक्रिया चली उस दौरान जो ये राष्ट्र की दृश्य कल्पना को परिभाषित करने का जब प्रयास किया जा रहा है तो उस दौरान इस चीज़ को भी वहाँ देखा गया है। इसी प्रकार नारी रूपों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया
कि अलग अलग देश के अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे भारत माता की जय के घोष के नारे लगाए जाते हैं। भारत माता की तस्वीर जो अगला आपका लेसन आएगा भारत में राष्ट्रवाद, उसके अंदर पढ़ेंगे कि एक समय जो स्वदेशी आंदोलन चला हुआ था, तो उस दौरान भारत में भी एक भारत माता की तस्वीर बनाई गई थी। ये भी कॉन्सेप्ट यूरोप से प्रभावित होकर वहाँ के भारत के लोगों ने अपनाया था। और उसी चीज़ में देखेंगे कि यहाँ पर क्या होने लग रहा है। इसी रुक जाओ। इस प्रकार के नारी रूपों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया। जो फ्रांस में जो महिला की तस्वीर बनाई थी, जो ईसाई नाम था वो मारियान के नाम था, जिसमें जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया। उन्हें चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र थे। मतलब उन्होंने जो चिन्ह या प्रतीक उस महिला के लगाए वो ये अलग अलग तरह के थे। लाल टोपी, तिरंगा, कलंगी, इस तरह से उन तस्वीर में जो महिला का चित्र है उसको सजाया गया। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद दिलाती आती रहे और लोग उसे तादाद में स्थापित कर सके। मतलब कि लोग भी उसे समझ सके कि ये राष्ट्र का प्रतीक है, इसके द्वारा ये हम इकट्ठे हो सकते हैं, या फिर हर व्यक्ति तक ये चीज़, ये प्रतीक जो राष्ट्र का प्रतीक बनाया गया है, ये चीज़ पहुँच सके। मारियाना की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनी है, क्योंकि जर्मन बलूत वृक्ष है जो वीरता का प्रतीक बनाया गया है। तो ये जब चीज़ें हैं बच्चों, ये चीज़ें हमने पढ़ी और साथ साथ जानने की कोशिश की कि ये जो यूरोप है उसमें जो राष्ट्रवाद का जो विचार है कैसे उसमें पनपने लग रहा है और किस तरह से लोग उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। एक राष्ट्र को मूर्त रूप दी गई है। आपका ये लेसन अब ख़त्म होता है। अगला लेसन जो आपका रहेगा वो रहेगा भारत में राष्ट्रवाद का उदय या भारत में राष्ट्रवाद। और आपका 10 तारीख का यूटी है बच्चों। आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और उनके हिसाब से आपने तैयारी करनी है। और आपके जो एनसीईआरटी की किताब है या बुक है जो आपने पढ़ी है भारत और समकालीन विश्व, उसको एक बार रीड करेंगे, उसको पढ़ लेंगे। किताब से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, चाहे वो यूटी का पेपर हो या फिर आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम हो, और किताब से बाहर नहीं आएंगे। इसलिए किताब को एक दो बार अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही आगे तैयारी करें। और आप नोटबुक भी तैयार करें, साफ साफ लिखें, अच्छा लिखें और मन लगा के घर पे बैठ के उसकी तैयारी करें। धन्यवाद।